अगर आप इस स्टोरी का नेक्स्ट पार्ट देखना चाहते हो तो इस स्टोरी को सपोर्ट करें एंड वी आर वेरी क्लोज टू 800 सब्सक्राइबर्स, सो प्लीज सब्सक्राइब एंड सपोर्ट अस, कीप लिसनिंग अमेजिंग स्टोरीज। सुबह का वक्त मेहरा मैंशन। रघुवेद जी आज बहुत खुश थी क्योंकि अदिति आज इतने दिनों बाद घर वापस आ रही थी और उनका प्यारा नाती भी आ रहा था, इसलिए आज वे सुबह से ही बहुत ज्यादा ही खुश थे। अरे जल्दी करो, सामान को अच्छे से सेट करो, बिल्कुल भी गंदा नहीं रहना चाहिए, देखो वहां कितनी धूल है, अच्छे से करो नालायक। सर्वेंट कहता है जी सर। पाली अजय से कहती है हाँ देख रहे हो इस बूढ़े की खुशी को, इतना खुश तो ये माया को देखकर भी नहीं होते, अरे कभी हमसे तो खुश होकर बात भी नहीं करते और आज आज देखो कितना खुश लग रहे हैं। अजय कहता है बात तो बिल्कुल सही है तुम्हारी, देखना एक दिन मेरी ही नजर लगेगी, इस बुढ़े को आने दो, उन्हें फिर बताता हूं मैं कि ये अजय क्या चीज है। फिर एक शैतानी हंसी हंस देता है। पाली भी उसे देखकर मुस्करा देती है। सिंघानिया मैंशन। सौम्या सौम्या उठो, हे सौम्या अलसाए आवाज में कहती है। सोने दो ना प्लीज, इतने दिनों बाद मुझे सुकून की नींद मिली है भाभी, अब से मैं रोज आपके साथ ही सोऊंगी। रोहन घूरकर सौम्या को देख रहा था। ओए भाभी की बच्ची उठो वरना मुझे अपने तरीके से उठाना भी आता है। सौम्या कहती है भाभी आज उस बंदर की आवाज में क्यों कह रहे हो, आप भी आ जाओ ना सोने, और अचानक से रोहन का हाथ खींच लेती है। रोहन को इस चीज की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी, इसलिए को संभाल नहीं पाता खुद को और सौम्या के ऊपर गिर जाता है। रोहन अब समझ चुका था ये ऐसे नहीं उठने वाली है, इसलिए रोहन सोचता है इसे अपने तरीके से उठाना पड़ेगा। रोहन अचानक से सौम्या के पेट को गुदगुदी करना शुरू कर देता है, जिससे सौम्या की नींद पल भर में ही उड़ जाती है। हाँ रुको, हाँ ये क्या कर रहे ही आप ये भाभी नहीं मैं हूँ, आंखें खोलो बंदरिया और देखो मुझे। तुम यहाँ क्या कर रहे हो, हाँ प्लीज छोड़ो ना, हाँ मुझे बहुत गुदगुदी ही रही है। रोहन सौम्या को छोड़ देता है और उसके ऊपर आ जाता। सौम्या हैरानी से उसे देखने लगती है, ये आप क्या कर रहे हो, उठिए मेरे ऊपर से। और अपने नाजुक हाथों से रोहन को धक्का देने लगती है। जिससे रोहन को फर्क नहीं पड़ रहा था, वो सौम्या के दोनों हाथों को बेड पर और जोर से कस देता है, जिससे सौम्या हिल भी नहीं पा रही थी क्योंकि रोहन अपना पूरा भार सौम्या के ऊपर लादे हुए था। रोहन अपने सेडेक्टिव आवाज में कहता है शुश चुप, अब एक भी आवाज नहीं, अगर तुम्हें सोना है तो क्यों ना हम साथ। सौम्या चिल्लाते हुए कहती है बेशर्म आदमी, तुम्हें शर्म नहीं आ रही, हटो मेरे ऊपर से, लीव मी। रोहन तुमने अभी तक मेरी बेशर्मी देखी कहाँ है, इतना कहकर सौम्या के नेक पर हल्के हल्के किस करने लगता है, जिससे सौम्या सिसक रही थी। उसे भी रोहन का टच अच्छा लग रहा था। रोहन उसके गले से अब नीचे की ओर बढ़ रहा था, जिसे महसूस कर सौम्या की सांसें ऊपर नीचे हो रही थी। रोहन अचानक से सौम्या के ऊपर से उठ जाता है और कहता है अगर तुम्हारी नींद अब तक खुल चुकी है तुम उठकर फ्रेश हो जाओ, तुम्हें भी भाभी के साथ जाना है। और वहां से चला जाता है। सौम्या बस अपने धड़कनों को संभालते हुए अभी जो हुआ उसके बारे में सोच रही थी। सौम्या अपने मन में कहती है पता नहीं क्यों पर मुझे आपका हर एक टक अच्छा लगता है रोहन जी। तू भी ना सौम्या क्या क्या सोचते रहती है, और फिर तकिए से अपना मुंह कवरकर शर्माने लगती है। अभी तक सब रेडी हो चुके थे। अदिति ने आज ब्लैक एंड व्हाइट कॉम्बिनेशन वाली सिल्क साड़ी पहनी थी जो दिखने काफी सिंपल सी थी, पर वो अदिति के बॉडी पर बहुत खिल रही थी, मानो ये साड़ी उसी के लिए बनी हो। उसने अपने बालों को खुला छोड़ रखा था और अपने माथे पर एक ब्लैक कलर की बिंदी लगाई हुई थी। जब अदिति मिरर में खुद को देखती है तो बस देखती ही रह जाती है। अदिति बहुत ज्यादा ही हॉट लग रही थी और उसकी पतली कमर तो कतई जहर लग रही थी। अदिति सोचती है कुछ तो छूटा है और फिर अचानक से ड्रॉ के खोलती जहां उसे मंगलसूत्र और सिंदूर दिखता है। अदिति के फेस पर उसे देखकर एक प्यारी सी स्माइल आ जाती है। वो मंगलसूत्र पहन ही रही थी कि तभी कोई उसके पीछे आकर उसका हाथ पकड़ लेता है। जब अदिति मिरर में देखती है तो बस देखती ही रह जाती है। पीछे लक्ष्य था जिसने अभी बिजनेस सूट पहना हुआ था, जिसमें लक्ष्य काफी हैंडसम लग रहा था। लक्ष्य अदिति के हाथ से मंगलसूत्र लेकर उसे पहनाने लगता है। इस बीच भी अदिति की आंखें बस लक्ष्य को देखे जा रही थी, उसका छूना उसे सुकून दे रहा था। लक्ष्य अदिति को देखते हुए कहता है तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें आज जाने का प्लान कैंसिल कर देना चाहिए। अदिति उसे सवालिया नजरों से देख रही थी, मानो पूछ रही हो क्यों। लक्ष्य अदिति को अपनी ओर घुमाकर उसके हाथ से सिंदूर लेकर उसकी मांग भर देता है, जिससे अदिति की आंखें अपने आप ही बंद हो जाती है। अदिति लक्ष्य से कहती है आप हमारे साथ क्यों नहीं चल रहे हैं, मुझे थोड़ी घबराहट हो रही है। लक्ष्य अदिति को देखते हुए कहता है मेरी एक जरूरी मीटिंग जिसे मैं जल्दी ही खत्म करके आ जाऊंगा और तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, नाना जी बहुत अच्छे हैं और फिर तुम्हारे साथ आदि भी जा रहा है, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। अदिति बस हम कहती है वैसे अगर तुम चाही तो हम आज का प्लान कैंसिल कर अपनी आगे की ड्यूटी कर सकते हैं।
लक्ष्य की बातें सुनकर अदिति के गाल सुर्ख लाल हो चुके थे, जिसमें वो और भी खूबसूरत लग रही थी। लक्ष्य अदिति की ओर झुककर उसके होठों पर अपने होठ रख देता है और उसे किस करने लगता है। कुछ टाइम की डीप किस के बाद लक्ष्य अदिति को छोड़ देता है और उसके बालों को अच्छे से सेट कर उसके माथे पर किस करता है और फिर दोनों साथ में बाहर आ जाते हैं, जहां आदि अपनी मम्मा का कब से वेट कर रहा था। आदि कहता है मम्मा। आदि डाइनिंग टेबल पर बैठा था, उसने भी व्हाइट शर्ट और ब्लैक जींस कैरी की हुई थी जो कि लक्ष्य ने किया था। कुल मिलकर आदि सुपर क्यूट लग रहा था। आदिति और लक्ष्य सीढ़ियों से नीचे उतरकर आदि के पास जाते हैं। अदिति आदि के माथे पर किस करके कहती है मेरा आज काफी क्यूट लग रहा है। आदि कहता है हाँ मम्मा, आप भी काफी प्रिटी लग रही हो। मम्मा आज तो मैं डैड से भी ज्यादा हैंडसम लग रहा हूं ना। अदिति हंसते हुए कहती है बिल्कुल बेटा, आज आप डैडी से भी ज्यादा हैंडसम लग रहा है। लक्ष्य दोनों माँ और बेटे को देख रहा था जो इनडायरेक्टली उसे पानी कम चाय कह रहे थे। लक्ष्य अदिति से कहता है तुम लोगों को ड्राइवर वहां पहुंचा देगा। आदिति कहती है हम। तभी सीढ़ियों से सौम्या और रोहन एक साथ आते हुए दिखाई देते हैं, जिसने ब्लू साड़ी कैरी किया हुआ था और माथे पर ब्लू बिंदी लगाई हुई थी। सौम्या भी आज काफी सुंदर लग रही थी, उसके चेहरे पर लाली छाई हुई थी, जिससे ये साफ पता चल रहा था कि जरूर रोहन ने उसके साथ कुछ किया है। रोहन ने भी लक्ष्य की तरह बिजनेस सूट पहन रखा था, जिसमें रोहन काफी डेसिंग लग रहा था। दोनों सीढ़ियों से नीचे उतरकर सबके पास आते हैं। सभी बाहर निकल जाते हैं। लक्ष्य और रोहन अपने ऑफिस के लिए निकल जाते हैं और बाकी सभी मेहरा मेंशन के लिए। रास्ते भर किसी ने किसी से भी कुछ नहीं कहा, क्योंकि उन्हें भी पता था कि कोई उस जगह के बारे में नहीं जानता और अदिति कुछ बता भी नहीं सकती थी क्योंकि यादाश्त जा चुकी थी। अब उनकी कार मेहरा मेंशन के सामने रुकती है। गार्ड्स को रघुवेंद्र ने पहले ही बता रखा था कि उनकी नाती आ रही है, तो सभी चौकन्ने रहने चाहिए। उनकी कार में मेंशन के अंदर जा रही थी। जैसे जैसे वे अंदर की ओर बढ़ रहे थे, अदिति की दिल की धड़कन भी बढ़ती जा रही थी। मेहरा मेंशन काफी सुंदर था, जिसकी थीम पूरी वाइट थी और उसके डिजाइन्स काफी यूनिक थे, जिससे बंगले की शोभा और जुड़ा बढ़ रही थी। सौम्या तो आंखें बाहर निकाला कर पूरे बंगले को देख रही थी। आदि अदिति की बाहों में सो रहा था। सभी कार बाहर निकलते हैं। जैसे ही उनके कदम जमीन में पड़ते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कुछ मुलायम सा उनके पैरों के नीचे है। अब वे नीचे देखते हैं तो घर के अंदर जाने के रास्ते भर गुलाब के फूल बिछाए हुए थे। आदिति आदि को अपनी गोद में लेकर अंदर की ओर जा रही थी। सौम्या भी बच्चों की तरह आदिति के पल्लू को पकड़ हुए थी। आदिति को देखकर ऐसा लगता था जैसे वो दो बच्चे की मां बन गई है। सामने रघुवेंद्र जी उनके स्वागत के लिए पहले से ही खड़े थे। आदिति उन्हें देखकर घबरा रही थी। सौम्या का भी कुछ यही हाल था। रघुवेंद्र जी अदिति और आदि को देख फूले नहीं समा रहे थे, फिर भी अपनी खुशी को साइड में कर उन्हें अंदर की ओर ले जाने लगते हैं। सर्वेंट सबसे पहले तो अदिति को उसके कमरे तक ले जाती है, क्योंकि अदिति की बाहों में आदि अभी तक सो रहा था। सौम्या को भी उनका अलग से कमरा दे दिया गया था। अदिति आदि को बेड पर अच्छे से लिटाकर बाहर की ओर आती है। तभी सौम्या भी अपने रूम से बाहर निकलती है और दोनों ही नीचे की ओर जाने लगते हैं, जहां रघुवेंद्र जी पहले से ही उनका इंतजार कर रहे थे। पाली और अजय अपने रूम में थे। उन्हें रघुवेंद्र जी से चिढ़ हो रही थी, क्योंकि अदिति के आने की खुशी में उसने पूरा घर सर पर उठा लिया था, लिए वे अभी तक बाहर नहीं आए थे। अदिति की दिल की धड़कन बढ़ती ही जा रही थी। अदिति अपने नानू के पास जाकर उसके पैर छूती है और सौम्या भी उसके पैरों को छूकर आशीर्वाद लेती है। रघुवेंद्र जी तो हैरानी से उनकी ओर देख रहे थे। जो लड़की कभी किसी से नमस्ते तक नहीं करती थी, जो जिद्दी से कहीं बढ़कर थी, आज वो उसके पैर छू रही है। उनकी अदिति में कुछ अलग सी छवि नजर आ रही थी। लेकिन लक्ष्य ने उन्हें पहले से ही अदिति के इस बदलाव के बारे में बता दिया था। लेकिन इतना बदलाव हो जाएगा उन्हें उम्मीद नहीं थी, लेकिन फिर भी वे चुप थे, क्योंकि वे उन्हें डराना नहीं चाहते थे। आदिति अपने नाना जी को देख रही थी और वो हिम्मत करके कहती है नाना जी आप कैसे हैं। रघुवेंद्र जी अपनी नम आंखों से अदिति को देख रहे थे। नाना जी आप ठीक तो हैं ना, आपके आंखी में आए क्यों? नहीं बेटा, ये तो खुशी के आंसू है, तुम्हें देखे बरसों हो गए थे, इसलिए अब जाकर तुम्हें देखा है न, तो इस दिल को एक सुकून सा मिल रहा है। अब मुझे लग रहा है मैं सुकून से इस दुनिया से जा सकता हूँ। नाना जी आप ऐसा नहीं कह सकते। और गले से लगा लेती है। रघुवेंद्र जी तो कब से यही चाहते कि कब भी अदिति को गले से लगा ले। उन्होंने अदिति को कस लगा लिया था और उनकी आंखों से आने गिर रहे थे। अदिति की भी आंखें अब नम हो चली थी और सौम्या उन्हें प्यार से देख रही थी। तभी सौम्या कहती है अरे नानू आप तो मुझे भूल ही गए, मैं तो यही हूँ। तभी उनकी नजर सौम्या पर जाती है, जो उन्हें मुंह फुलाए देख रही थी। आदिति कहती है ये सौम्या है, रोहन की पत्नी। रघुवेंद्र जी कहते हैं क्या हुआ, गधे ने भी शादी कर ली और मुझे बताया भी नहीं।
अरे बेटी यहाँ आओ, अपने नानू के पास। सौम्या उनके पास चली जाती है और उन्हें गले लगा लेती है। वे तीनों बहुत ही खुश लग रहे थे। उन्हें रघुवेंद्र जी के साथ काफी अच्छा लगा था। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि वे उन दोनों के पिता हैं जो काफी दिनों बाद अपने बच्चों को देख रहे हैं। आगे क्या होगा जब अजय सौम्या को उसके घर पर देखेगा, जानने के लिए बने रहिए मेरे यानी कबीर के साथ। आदिति के नाना जी अदिति और सौम्या को बाहर का नजारा दिखा रहे थे और अदिति से बातें भी कर रहे थे। सौम्या कहती है, नाना जी यहाँ केवल आप ही रहते हो। रघुवेंद्र जी कहते हैं, उफ बेटा, कुछ लोग हैं जिन्हें किसी से कोई मतलब नहीं, वो बस केवल यहाँ मुफ्त की रोटियां ही तोड़ते हैं। सौम्या कहती है, मतलब? अरे बेटा, तुम कहाँ बेकार लोगों के बारे में बातें करने बैठ गई हो। अच्छा ये बताओ तुम अभी करती क्या हो? सौम्या उदासी से कहती है, नाना जी मैं अभी कॉलेज में हूँ। तभी नाना जी कहते हैं, क्या हुआ बेटी, तुम्हें कुछ हुआ है क्या? सौम्या कहती है, नहीं नाना जी ऐसी कोई बात नहीं है। नाना जी कहते हैं, फिर तुम उदय क्यों हो गई? क्या रोहन ने तुमसे कुछ कहा है? अगर कुछ कहा है तो बताओ, मैं उसे अच्छे से सबक सिखाऊंगा। सौम्या कहती है, नहीं नहीं नाना जी ऐसी कोई बात नहीं है, बल्कि वो तो बहुत अच्छे हैं, उन्होंने मेरी बहुत मदद की है। अच्छा बेटी ये बताओ तुम्हारे माता पिता क्या करते हैं? मेरे माता पिता की मौत जब मैं पैदा हुई थी तभी हो गई थी। मैं अपने मामा मामी के साथ रहती थी। फिर आगे के शब्द उसके मुंह से बाहर ही नहीं निकाल रहे थे। रघुवेंद्र जी अदिति की ओर देखते हैं तो अदिति उन्हें शांत रहने का बोलती है। आदिति कहती है, सौम्या चलो ना हम पुल देखते हैं और BHU बहुत सारी चीजें मुझे देखनी है। चलिए न नाना जी। नाना जी बस हंस देते हैं। हाँ चलो बेटी, मुझे भी तुम दोनों को कुछ दिखाना है। सौम्या भी अपनी बीती बातों को साइड करके उनके साथ चली जाती है। कुछ समय बाद वे अभी एक रूम में थे जहां का डिजाइन नेवी ब्लू कलर का था, जिसमें कई सारी चीजें रखी हुई थी, छोटी से लेकर बड़ी तक सभी चीजें रखी हुई थी, जैसे ढेर सारी बुक, सैंडल, जूते, एंग और भी कई सारी चीजें। उन्हें देख ऐसा लग रहा था ये रूम नहीं शॉपिंग मॉल है। अदिति कहती है, नाना जी ये किसका रूम है? जिस पर वे कहते हैं, गैस करो। चलो ठीक है मैं ही बता देता हूँ, ये तुम्हारा रूम है और ये सभी चीजें भी तुम्हारी है। तुम्हें सभी चीजें अपने पास ही रखने का शौक था, तुम अपनी चीजों को किसी को भी हाथ लगाने नहीं देती थी, बिल्कुल एक जिद्दी की तरह। इतना कहकर नाना जी हंस देते हैं, उनके साथ सौम्या भी हंस देती है। आदिति दोनों को देख ही सकती थी बस। तभी वे कहते हैं, चलो मुझे तुम दोनों को कुछ और भी दिखाना है, और वे उन दोनों को उसी रूम में बने और एक रूम में ले जाते हैं जहां पर कई सारी पेंटिंग्स थी। पेंटिंग्स में एक लड़के और लड़की की हंसती हुई तस्वीर थी। सौम्या उत्सुकता से पूछती है, वाओ नाना ये पेंटिंग्स सच में बहुत सुंदर है, ये किसने बनाया है? इसे अदिति ने बनाया है क्या? सौम्या हैरानी से अदिति की ओर देखती है जो पता नहीं किस ख्याल में खोई हुई थी। सौम्या चाहते हुए कहती है, भाभी आपके अंदर तो टैलेंट कूट कूट कर भरा है, आप तो सभी चीजों में माहिर हो और आप तो खाना बनाने में भी माहिर हो। और अदिति के खाने को याद कर कहती है, वाह क्या खाना था वह, मेरे मुंह में तो अभी भी पानी आ रहा है। क्या अदिति ने खाना भी बनाया था? हाँ नाना जी, भाभी ने खाना बनाया था जो कि बहुत टेस्टी था। पर आप क्यों पूछ रहे हो? आपको तो पहले से ही पता होगा ना भाभी के टैलेंट के बारे में। जिस पर भी कहते हैं, हाँ हाँ मुझे पता है कि अदिति बहुत ज्यादा ही टैलेंटेड है। नाना जी अदिति की ओर देख रहे थे जो कुछ परेशान सी लग रही थी। नाना जी कहते हैं, अदिति बेटा क्या हुआ, क्या कुछ हुआ है? आदिति को यहाँ कुछ बेचैनी सी फील हो रही थी। जब से वी इस रूम के अंदर आए थे तब उसे कुछ अजीब सा लग रहा था। वो नाना जी बातों से होश में आते हुए कहती है, हाँ नाना जी वो मैं न इन तस्वीरों में इतना खो गई कि मुझे आपकी बात सुनाई ही नहीं दी। आप क्या कह रहे थे? नहीं बेटा कुछ नहीं। अदिति उन्हें कहती है, ये इन तस्वीरों में कौन है नाना जी? नाना जी तस्वीरों की ओर देख प्यारी सी स्माइल लिए कहते हैं, ये तुम और लक्ष्य हो। अदिति नाना जी की ओर गौर से देख रही थी। क्या हम दोनों एक दूसरे को पहले से जानते थे? हाँ बेटा, तुम बचपन से ही एक दूसरे के साथ ही बड़े हुए हो। तुम तो बचपन में लक्ष्य को किसी के साथ खेलने भी नहीं दिया करती थी। तुम कहती थी कि अगर किसी ने भी उसके लक्ष्य की ओर आंख उठाकर भी देखा ना तो तुम उसका मुंह तोड़ दोगी। सौम्या एक्साइटेड होते हुए कहती है, अच्छा तो फिर भाभी भैया को बहुत पसंद करती थी? हाँ हाँ बहुत ज्यादा। एक दिन तो उसने एक लड़की को बहुत मारा था क्योंकि उस लड़की ने लक्ष्य को थैंक यू किस दी थी। उस दिन अदिति बहुत रोई थी और लक्ष्य को पीटा था इसने। नाना जी आप मेरा मजाक नहीं उड़ा सकते, और फिर मुझे कुछ याद भी नहीं है। अरे अरे बेटा आप तो बुरा मान गई। चलिए छोड़िए, आप सबको भूख लगी होगी ना, तो चलिए कुछ खा लीजिए, फिर हम आप दोनों सब बताएंगे। जब वे सभी रूम से बाहर निकल रहे थे कि तभी उस रूम में कुछ गिरने की आवाज आई। जब वे पीछे मुड़कर देखते हैं तो एक तस्वीर नीचे गिरी हुई थी।
अदिति के कदम उस ओर अपने आप ही बढ़ चले थे। न जाने क्यों अदिति को उस ओर एक खिंचाव महसूस हो रहा था, उसके कदम अपने आप ही उस ओर बढ़ रहे थे। अदिति जब उस तस्वीर के पास पहुंच चुकी थी तब उसे उस तस्वीर को उठाने में घबराहट हो रही थी। नाना जी पूछते हैं, अदिति क्या हुआ बेटा? नहीं नाना जी कुछ नहीं। और उस तस्वीर को पलट देती है और उसे देखने लगती है। जब वह उस तस्वीर को ध्यान से दिखती है तो बस देखती ही रह जाती है। उसके आंखें बड़ी हो जाती और उसके हाथ कांपने लगते हैं, लेकिन वो जैसे तैसे करके खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी। अब तक सौम्या और नाना जी भी अदिति के पास पहुंच चुके थे। नाना जी अदिति के हाथों में उस तस्वीर को देख कहते हैं, ये अब तक अदिति की तस्वीरों में से सबसे यूनिक तस्वीर है और बहु रहे मैं भी। सौम्या कहती है, पर ऐसा क्यों नाना जी? वो बात यह है कि वे बात को पूरा भी कर पाते कि तभी वहां एक सर्वेंट आ जाता है। सर वो आदि बाबा उठ चुके हैं और रो रहे हैं। क्या तुम चलो हम अभी आते हैं। आदिति तो बुद्ध बनकर बस तस्वीर को ही देखे जा रही थी। तभी अचानक से नाना जी कहते हैं, माही। आदिति, हाँ नाना जी कहिए। सौम्या और नाना जी उसे हैरानी से देख रहे थे। भाभी, अभी नाना जी ने आपको माही कहा और आपने उन्हें हाँ कहा। भाभी क्या कोई बात है? अदिति से कपकाते हुए कहती है, वो सौम्या, मैं किसी और ध्यान में थी इसलिए मैंने ध्यान नहीं दिया। सॉरी नाना जी। कोई बात नहीं बेटा, पता नहीं अचानक से मेरे मुंह से वो नाम निकल गया। क्योंकि ये तस्वीर पकड़ी हुई न तो फिर चलिए जाने दीजिए और अभी जल्दी चलिए। आदि उठ चुका है और रो रहा है। अदिति कहती है, क्या? और फिर जल्दी से बाहर निकल जाती है। उसे कुछ भी बर्दाश्त हो जाता पर आदि के आंखों में आंसू वो बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। नाना जी कहते हैं, अदिति अब बहुत बदल चुकी है। मुझे खुशी है कि अब वो उन दोनों की फिक्र करने लगी है। मुझे अब किसी बात की कोई भी चिंता नहीं है अपनी बेटी के लिए। और फिर सौम्या के साथ बाहर निकल जाते हैं। अदिति रूम में पहुंचकर जल्दी से आदि को गले लगा लेती है। आदि, आदि बेटा देखो मम्मा यहाँ है, आप रो क्यों रहे हो? देखो यहाँ देखो। आदि रोते हुए कहता है, मम्मा मम्मा आप कहाँ चली गई थी? आपको पता है मैं कितना डर गया था। अदिति घबराते हुए कहती है, सॉरी मेरा बच्चा, मम्मा को माफ कर दो, आगे से ऐसा नहीं होगा। क्या आपको किसी ने डराया? बेटा आप चिंता मत करो, मम्मा न उसे बहुत मारेगी, ठीक है? आप रो मत प्लीज। आदि धीरे धीरे शांत होता है और अदिति सीने छुप जाता है। अदिति भी उसे कसके अपनी बाहों में भर लेती है। आदि कहता है, मम्मा डैड कब आएंगे? बेटा डैड की कुछ जरूरी काम है इसलिए वे शाम तक आ जाएंगे, ठीक है? अरे मेरे छोटू से नाती को क्या हुआ, जरा बड़े नाना जी को भी बताए। आदि अपनी माँ के सीने से बाहर देखता है तो उसे वहां दरवाजे के पास रघुवेंद्र जी दिखते हैं। आदि अदिति को देख कहता है, मम्मा क्या वो बड़े नाना जी है? हाँ बेटा, और अब रोना बंद करो और जाके नाना जी पर छू लो। ओके मम्मा। आदि अपने छोटे चोट हाथों से अपनी आंखें को पोंछता है और नाना जी की ओर बढ़ जाता है और उनके पास पहुंचकर उनके पर छूता है। अरे अरे मेरा बच्चा तो बहुत समझदार है, बिल्कुल अपने डैड की तरह। थैंक यू नाना जी, आप भी बहुत अच्छे हो, बिल्कुल मम्मा की तरह। ओह मेरा बच्चा, आओ बड़े नानू तुम्हें कुछ दिखाते हैं। आदि एक्साइटेड होते हुए कहता है, हाँ हाँ नानू चलिए ना मम्मा, मैं नानू के साथ जा रहा हूँ। ओके बेटा, और नानू को ज्यादा तंग नहीं करना, ठीक है? ओके मम्मा। और फिर अपने दोनों बाहर निकल जाते हैं। सौम्या अब तक जो उन्हें प्यार से देख रही थी वो आदिति के पास जाकर कहती है, भाभी क्या आप ठीक हो? जब से हम यहाँ पर आए हैं तब से आपका मूड मुझे ऑफ सा लगा रहा है, क्या कोई बात है जो आपको परेशान कर रही है? आदिति कहती है, नहीं सौम्या ऐसी कोई बात नहीं, शायद मैं थोड़ा थक गई हूँ इसलिए मुझे ऐसा लग रहा होगा। ठीक है भाभी, आप थोड़ा आराम कर लीजिए, मैं आपके लिए गर्म सूप लेकर आ जाती हूँ, आपको थोड़ा बेटर फील होगा। नहीं सौम्या इसकी कोई जरूरत नहीं है, आप रहने दीजिए, आप भी तो थकी होंगी ना। नहीं भाभी ऐसी कोई बात नहीं है, मैं अभी आती हूँ, आप आराम कीजिए। सौम्या इतना कहकर बाहर चली जाती है और अदिति के आंखों से आंसू बहने लगते हैं और वो अपनी आंखें बंद कर लेती है। सौम्या नीचे किचन की ओर जा रही थी, तभी उसे एक सर्वेंट दिखता है। जैसे सौम्या सूप बनाने का बोल ऊपर जाने लगती है कि तभी उसे किसी की जानी पहचानी आवाज आती है जो फोन में किसी से बात कर रहा था। तो सौम्या दीवार के पीछे छुपकर उसकी बात सुनने लगती है। कुछ पता चला उस लड़की का। दूसरी ओर से आदमी कहता है, नहीं बॉस, वो अब तक घर भी नहीं गई और होटल के सीसीटीवी कैमरा में भी वो कहीं नहीं दिख रही है। उसकी लास्ट लोकेशन बस होटल तक ही थी, उसके बाद उसका कोई अता पता नहीं है। अजय गुस्से से कहता है, जल्दी ढूंढो उस लड़की को, मुझे वो किसी भी कीमत में चाहिए, समझे? ओके बॉस, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, आपको जल्दी उसकी खबर मिल जाएगी। और फिर फोन कट कर देता है और गुस्से से कहता है, सौम्या सौम्या हाथ लग तू मेरे, फिर मैं बताता हूँ तुझे।
सौम्या जो पीछे से उसकी बात सुन रही, अब तक उसे सब पता चल गया था कि ये वही है जिसने उसे खरीदा था। सौम्या की डर के मारे हालत खराब हो रही थी, उसके हाथ पैर अब कांपने लगे। वो रोना चाहती थी पर वो रो भी नहीं पा रही थी, उससे अब रोहन की याद आ रही थी। अजय को ऐसा लगता है कि कोई वहां, इसलिए वो उस ओर देखने के लिए बढ़ जाता है जहां सौम्या छुपी हुई थी। तभी उसे किसी की आवाज आती है, सुनिए जरा इधर आइए। तो अजय उस ओर चला जाता है। तभी किसी ने पीछे उसके कंधे को पकड़, जिससे मानो सौम्या की सांसें ही अटक गई। सौम्या धीरे धीरे पीछे मुड़ती है तो देखती है वहां एक सर्वेंट है जो हाथ में सूप लिए हुए थी। सौम्या को थोड़ी तहत मिलती है और उससे सूप लेकर अदिति के रूम में चली जाती है। सौम्या हल्दी से रूम में पहुंचकर शो को टेबल पर रखकर दरवाजा बंद कर लेती है। अदिति सौम्या को देखकर बैठ जाती है। सौम्या उसके पास आकर बैठ जाती है और कहती है, भाभी सूप पी लीजिए। और फिर अदिति के सूप पीने के बाद सौम्या अदिति के गले लग जाती है। अदिति सौम्या के अचानक से गले लगने से हैरान हो जाती है। सौम्या, क्या हुआ आपको? नहीं भाभी कुछ नहीं, बस मुझे माँ की याद आ रही थी। अदिति सौम्या के बाल पर हाथ फिराते हुए कहती है, मैं हूं ना यहाँ, तो फिर तुम्हें उदास होने की कोई जरूरत नहीं है। मैं हमेशा आपके साथ हूँ, इसलिए आप उदास नहीं तो आपके लिए ठीक रहेगा, समझिए आप। सौम्या को काफी अच्छा लग रहा था। अदिति के गले लगकर एक सेफ्टी सी फीलिंग आ रही थी उसे। तभी कोई दरवाजे पर खड़े होकर सौम्या को अपनी जलती निगाहों से देख रहा था। वो जोर से चिल्लाता है, बंदरिया चाची। आगे क्या होगा? कौन था तस्वीर में जिसे देख अदिति घबरा रही थी? सौम्या कैसे सामना करेगी अजय का? धुएं के कस लगाता एक आदमी किसी से फोन में बात कर रहा था, क्या कुछ पता चला? नहीं, अभी तक नहीं। उसने उसे अच्छी तरह से सबसे छुपा कर रखा है। आज तक किसी ने भी उसे नहीं देखा, केवल उसके करीबी ही जानते हैं कि वो कौन है। आदमी काफी एरोगेंट वॉइस में कहता है, तुम्हारे पास बस कुछ ही दिन है, इसके अलावा मैं तुम्हें टाइम नहीं दूंगा, तुम ऊपर जाने के तैयार हो जाओ, समझी। फोन के दूसरी साइड लड़की थी जिसके माथे पर ठंड पसीना बह रहा था। ओके बॉस, मैं जल्दी पता लगाऊंगी। और कॉल कट कर देती है। आजकल इन सब को हो गया है, सब एक ही लड़की के पीछे क्यों पड़े रहते हैं। खैर, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, मुझे तो अपनी फिक्र करनी चाहिए, वरना बॉस मेरा ऊपर का पत्ता काटने को पूरी तरह से तैयार बैठे हैं। आदमी कहता है, कब तक उसे छुपाओगे तुम? एक ना एक दिन उसे मेरे पास आना ही होगा। चे बाय हो क्या? बाय कुक और एविल स्माइल करके हंसने लगता है। मेहरा मैंशन। आदि भड़कते हुए सौम्या से कहता है, बंदरिया चाची आप दिन भर मेरी मम्मा से क्यों चिपकते हो? छोड़ो उन्हें जल्दी। आदि जल्दी से बेड पर चढ़कर सौम्या को अदिति से अलग करता है। आदि का क्यूट सा फेस इस वक्त गुस्से से लाल हो गया था। रघुवेंद्र जी दरवाजे के पास खड़े होकर आदि को देख रहे थे, जो अपनी माँ के लिए कितने पॉसेसिव था वे अपने मन में कहते हैं। बिल्कुल अपनी माँ पे गया है। और हंस देते हैं। सौम्या मुंह बनाकर कहती है, ये मेरी भी भाभी हैं, तो मैं क्यों इनके गले नहीं लग सकती? क्योंकि मेरी मम्मा सिर्फ मेरी और मेरे दाद की है और उनको गले लगाने का हक सिर्फ मेरा और डैड का है। अदिति बीच में आते हुए कहती है, आदि बेटा ऐसा नहीं कहते। आदि मासूमियत से आदिति की ओर देखकर कहता है, मम्मा आप सिर्फ मुझे प्यारा कर सकते हो, किसी और को नहीं। ओहो अच्छा ठीक है। सौम्या नाना जी की ओर देखकर कहती है, देख रहे हैं ना नाना जी, अब तो आदि मुझे भाभी के गले भी लगने नहीं दे रहा है। हाँ बेटा देख रहा हूँ, बिल्कुल अपनी माँ पे गया है। सौम्या और नाना जी आदि को देख हंस देते हैं। बड़े नानू आप बदरिया की साइड मत लो, वो। अदिति कहती है, आदि आप नानू से ऐसे बात नहीं कर सकते, और रही बात चाचा की, तो कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए मैं उन्हें कंफर्ट फील करा रही थी। आदि मासूमियत से कहता है, अच्छा ये बात है, फिर तो आपको मुझे पहले बताना था मम्मा। सौम्या घूरकर आदि की ओर देखकर कहती है, अच्छा अगर हम आपको पहले ही बता देते तो आप क्या करते? अरे बंदरिया चाची मैं अभी बताता हूँ आपको, मैं बंदर चाचू को जल्दी से बुला लेता ताकि वो आपको गले लगा कर कंफर्ट फील करा देते। सौम्या का चेहरे देखने लायक था, ये बच्चा आखिर है क्या, इसके पास सभी सवाल का जवाब रहता है। सौम्या को बहुत शर्म आ रही थी, फिर भी वो खुद को नोमल कर कहती है, ऐसा कुछ नहीं है, मुझे भला तुम्हारे बंदर चाचू को गले लगा के क्या मिलेगा। और आदि की ओर देखने लगती है जो उसे ही शैतानी तरीके से घूर रहा था। सौम्या का चेहरा और लाल हो जाता है। आदि मैं अभी आपको बताती हूँ, और उसकी ओर बढ़ जाती है। आदि भागने लगता है और सौम्या उसके पीछे भागने लगती है। हे बंदरिया चाची आप तो अभी से थक गई, चलिए जल्दी से मुझे पकड़िए। सौम्या लाख कोशिश करने के बावजूद भी आदि को पकड़ नहीं पा रही थी। वो हांफते हुए कहती है, आदि आप जीत गा, मुझसे तो आना भी नहीं लिया जा रहा। अदिति और नाना जी इन दोनों की भागम भागी को मुस्कुराते हुए देख रहे थे। नाना जी आदिति के बगल बैठकर उसके सर को सहला रहे थे और अदिति को ध्यान से देख रहे थे।
आदि अपनी माँ के पास आते हुए उसके गले लग जाता है और सौम्या बेड पर लेट जाती है। अदिति आदि के गालों पर किस कर कहती है, थक गया मेरा बच्चा, अच्छा आप नाना जी के साथ गए थे, आपको क्या क्या पसंद आया? मम्मा बड़े नानू बहुत अच्छे हैं और उन्होंने मुझे बहुत कुछ दिखाया, लेकिन मम्मा मुझे ना नानू ने के पेंटिंग दिखाई जी, मुझे बहुत पसंद आए। नानू क्या आप मुझे फिर से वो दिखाएंगे? सौम्या भी उठते हुए कहती है। हाँ नाना जी, मुझे भी वो देखना है। आदिति उनकी बातों से फिर से पेंटिंग के बारे में सोचने लगती है, जो शायद भी वो कुछ वक्त के लिए भूल चुकी थी। हाँ बेटा हम कल चलेंगे, ठीक है, अभी मुझे कुछ काम है तो मैं अभी आता हूँ। ओके नानू। और फिर रघुवेंद्र जी नीचे चले जाते हैं। आदिति अभी भी उस पेंटिंग के बारे में सोच रही थी, तभी आदि कहता है, मम्मा डैड कब आएंगे? मम्मा मम्मा आदि के हिलाने से आदिति होश में आती है। सॉरी सॉरी बेटा, मैं कुछ और ही सोच रही थी, आप कुछ कह रहे थे। हाँ मम्मा डैड कब आएंगे? बेटा अभी तक तो मैंने भी उनको कॉल नहीं किया और फिर हमारे पास तो फोन ही नहीं है, मैं उनसे कहना भूल गई कि मैंने फोन नहीं पकड़ा, पर कोई बात नहीं, वो कुछ ही देर में आ जाएंगे। अब तक शाम हो चली थी। आदि अदिति और सौम्या अपने कमरे में ही थे। उन्होंने सोचा था कि बाहर जाए, पर नाना जी ने कहा था कि अभी वे सब आराम करें, इसलिए वे सभी अपने रूम में थे। बीच बीच में सौम्या और आदि बहस करना शुरू कर देते थे, लेकिन भी उनके बीच एक अच्छी बॉन्डिंग हो रही थी। नीचे हॉल में रघुवेंद्र जी कॉल में बात कर रहे थे और पाली और अजय उन्हें घूर रहे थे। तभी उन्हें नाना जी की कड़क आवाज सुनाई देती है, तुम दोनों यहाँ आओ। पाली तो उनकी आवाज सुनकर डर ही गई थी। वो अपने दिल पर हाथ रख कहती है, अरे बाप से, आज तो हार्ट अटैक ही जाना था मुझे। अजय कहता है, अगर कुछ देर यहाँ और रुके तो पक्का हम ऊपर चले जाएंगे, इसलिए जल्दी चलो। अजय और पाली नाना जी के पास जाते हैं। नाना जी कहते हैं, तुम दोनों कैसे माँ बाप हो, घर में बेटी आई हुई है और तुम दोनों यहाँ चुप कर बैठे हो। पाली और अजय कुछ कहते उससे पहले ही नाना जी कहते हैं, चुप, बिल्कुल चुप, मुझे पता है तुम दोनों क्या कहने वाले हो। मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो, अगर तुम्हारी वजह से मेरी बच्ची को कुछ हुआ तो मैं तुम दोनों को आगे की बात को बीच में छोड़कर, वे कहते हैं, आगे तुम दोनों समझदार हो, और फिर वहां से चले जाते हैं। पाली गुस्से से उनकी ओर देख रही थी। वो कुछ कहती उससे पहले ही आहे कहता है, अभी शांत रहो एक बार, अगर अदिति हमारे कब्जे में फिर से आ गई तो सब आसान हो जाएगा। वैसे मोना आ गई है, इसलिए मैं उसे लेने जा रहा हूँ। इतना कहकर वो बाहर चला जाता है और पाली अपने रूम की ओर बढ़ जाती है। आदिति आदि और सौम्या के साथ गेम खेल रही थी। वे लुका छिपी का गेम खेल रहे थे, जिसमें अदिति और आदि छुपे हुए थे और सौम्या उन्हें खोज रही थी। आदि एक अलमारी के पीछे छुपा हुआ था, तो वही अदिति रूम से बाहर निकल चुकी थी और छुपाने के लिए जगह ढूंढ रही थी। वो कहीं जा पाती, एक हाथ उसके कमर को पकड़कर अपनी सीने से लगा लेता है। अचानक हुई इस हरकत से अदिति डर जाती है और उस इंसान को देखने लगती है। अदिति लक्ष्य की बाहों में थी और उसे ही देख रही थी। लक्ष्य भी अदिति को देख रहा था। अदिति लक्ष्य को देख खुशी गई थी। वो खोए हुए अंदाज में ही कहती है, आप कितने ज्यादा हैंडसम हो। लक्ष्य ये सुन डेविल स्माइल कर अदिति को देखता है और उसके कमर को टाइट से पकड़कर खुद से सटा लेता है और अपनी मेलोडी वॉइस में कहता है, अच्छा तो फिर तुम इस हैंडसमनेस को आजमा के क्यों नहीं देखती, क्योंकि ये पूरी की पूरी बॉडी तुम्हारी है। इतना कहकर अदिति के होठों पर किस कर लेता है। अदिति लक्ष्य के किस करने से हड़बड़ा जाती है और अपने होश में आते हुए लक्ष्य की धक्का देते हुए कहती है, लक्ष्य जी आप क्या कर रहे हैं, कोई देख लेगा। तो लक्ष्य अदिति के धक्का देते हाथों को पकड़कर अपने करीब कर लेता है। तो देखने दो उन्हें भी, वे भी देखेगी। अदिति लक्ष्य के मुंह पर हाथ रख कहती है, आपकी शर्म आनी चाहिए, अगर नाना जी आ गए तो वो क्या सोचेंगे हमारे बारे में। लक्ष्य अदिति के नाजुक से मुलायम होठों को चलते हुए देख रहा था। अदिति के हाथ लक्ष्य के होठों पर अभी भी रखे हुए थे, जिसे लक्ष्य बड़े ही सीडेक्टिव तरीके से चूमता है, जिससे अदिति का पूरा शरीर कांप जाता है। वो तुरंत अपना हाथ उसके होठों से हटा लेती है और लक्ष्य को खुद से दूर कर जाने लगती है, तो लक्ष्य उसके हाथों को पकड़ लेता है। आदिति की सांसें नीचे हो रही थी लक्ष्य के हाथ पकड़ने से, और इस रोमांटिक मूवमेंट पर बस एक ही गाना सुनाई दे रहा था दोनों के कानों में, तेरे हाथ में मेरा हाथ हो, सारी जननते मेरे साथ हो। लक्ष्य अदिति के हाथों को खींच अपनी और करता है। अचानक क्यों लक्ष्य के खींचने से अदिति संभल नहीं पाती है, दोबारा से लक्ष्य के सीने से जा लगती है। अदिति लक्ष्य से छूटते हुए कहती है, लक्ष्य जी छोड़िए मुझे, कोई आ जाएगा। आदिति इतना कह ही रही थी, लक्ष्य उसे अपनी बाहों में उठा लेता है और दूसरे रूम की ओर बढ़ जाता है। लक्ष्य जी आदि मुझे ढूंढ रहा होगा, क्योंकि हम लुका छिपी खेल रहे थे। तो शुश वो अभी छुपा हुआ है, तो उसके ढूंढने से पहले हम उसके पास पहुंच जाएंगे, तुम चिंता मत करो। पर लक्ष्य उसकी बातों को इग्नोर कर उसे दूसरे रूम में ले जाता है। लक्ष्य यहाँ पहले भी रह चुका था, इसलिए उसे भी यहाँ के बारे में सब पता था।
वही रूम में आदि छुपा हुआ था और सौम्या उसे ढूंढने की कोशिश कर रही थी। तभी सौम्या को दरवाजे के पास एक परछाई नजर आती है। सौम्या को लगा कि शायद वो आदि होगा, इसलिए वो उस तरफ बढ़ जाती है। लेकिन बीच में ही उसके कदम रुक जाते हैं क्योंकि उसे कबर्ड के पास से किसी की आहट सुनाई देती है, तो उसके कदम उस ओर चले जाते हैं। और जैसे ही वो वहां पहुंचती है तो देखती है कि आदि वहां बैठे बैठे ही कब का सो चुका है और काफी क्यूट लग रहा है। आदि को देखकर सौम्या को बहुत प्यार आ रहा था। सौम्या धीरे से आदि को वहां से उठाकर बेड पर ले आती है और उसे बेड पर लिटा देती है, और जैसे ही पीछे मुड़ती है अचानक से उसकी चीख निकल जाती है, अहे भूत भूत भूत, और सामने खड़े इंसान को एक थप्पड़ मारकर वही आंखें बंद कर फ्लो पर बैठ जाती है। रोहन तो हैरान हो गया था, वो तो बस सौम्या को देखना चाहता था कि वो क्या कर रही है। उसे पता नहीं था कि उसके आने पर वो उसका इस तरह से वेलकम करेगी। रोहन अपने गाल पर हाथ रख गुस्से से सौम्या को देख रहा था। सौम्या किसी की आवाज न सुन धीरे से अपनी आंखें खोलती है तो सामने उसे रोहन का गुस्से से लाल हुआ चेहरा दिखता है। सौम्या अब समझ चुकी थी कि उसने क्या किया है और वो उठकर डरते हुए कहती है, रोहन जी आप कब आए? रोहन गुस्से से सौम्या को देखते हुए कहता है, मुझे तो लगता है मेरा यहाँ आना तुम्हें पसंद नहीं आया, इसलिए आए दिनों तुम मुझे कभी चोर समझती हो तो कभी भूत। मैं तुम्हें भूत दिखता हूँ? बोला, नहीं मैंने ऐसा कब कहा, वो तो आप अचानक से मेरे सामने आ गए थे तो मैं डर गई थी, और अपने डर के चक्कर में तुम मेरी चटनी बनाती हो, है ना? हाँ मेरा मतलब नहीं वो तो। सौम्या कुछ कहती उससे पहले से रोहन उसके इतने करीब आ गया था कि सौम्या की सांसें अटक गई थी। सौम्या घबराते हुए कहती है, रोहन जी आदि सो रहा तो हम बाहर भी बात कर सकते हैं, वो जाग जाएगा। रोहन को भी ध्यान आता है कि वहां पर आदि भी है, इसलिए वो सौम्या से दूर होकर अपने रूम की ओर बढ़ जाता है और जाते जाते कहता है, जल्दी से रूम में आओ बिना देरी किए। सौम्या अपने मन में कहती है, कितने खड़ूस है ये। रोहन कहता है, मुझे कोसना बंद करो और जल्दी से आओ। सौम्या हड़बड़ी में कहती है, हाँ हाँ अभी आ रही हूँ, और रोहन के पीछे दौड़ लगा देती है। एयरपोर्ट में से एक लड़की अपने आंखों पर ब्लैक गोगल चढ़ाए हुए थी। उसने ब्लैक बॉक्स मिनी स्कर्ट पहनी हुई थी। उसने अपने चेहरे पर ढेर सारा मेकअप किया हुआ था। आते जाते मेल उसे अपनी डिजायर वेल देख रहे थे क्योंकि उसने इतनी शॉर्ट ड्रेस पहनी हुई थी जो उसके केवल थे तक आ रही थी और उसकी गोरी टांगे बहुत सेक्सी लग रही थी। सामने अजय उसका इंतजार कर रहा था। उसे आते देख अजय कहता है, वेलकम बैक मोना बेटा। हाय डैड, और फिर अपने डैड के गले लगकर माया कहती है, मैंने आपको बहुत मिस किया डैड। मैंने भी, अब चलो अब हमें घर जाना है और तुम्हें कुछ बताना भी है। ओह डैड, मुझे भी अच्छे से जानना है सब, क्योंकि मोम ने मुझे पूरी बात नहीं बताई है। और एक बात डैड, वो आ रहा है। अजय हैरानी से कहता है, क्या सच में? मोना कहती है, हम वो कुछ ही देर में घर पहुंच जाएगा, पहले हम निकलते हैं चलिए। और फिर दोनों घर के लिए निकला जाते हैं। रास्ते में ही अजय ने उसे सारी बात बता दी थी जिससे मोना गुस्से से फेंक जा रही थी। वो लक्ष्य को तो नहीं पा सकी और रोहन भी उसके हाथ से निकल गया था। अजय और मोना की कार मेहरा मैंशन के अंदर एंटर कर चुकी थी। अजय ने मोना को सारी बात बता दी थी जिससे उसका मूड पूरी तरह से खराब हो चुका था। दोनों अंदर की ओर जाते हैं जहां उन्हें सभी डाइनिंग रूम में ही मिल जाते हैं। सभी वहां बैठकर बातें कर रहे थे, बस पाली उन्हें घूरकर देखने के अलावा कुछ नहीं कर सकती थी। लक्ष्य अपना डिनर कर रहा था और बीच बीच में अदिति को देख रहा था, मानो कह रहा हो, आज रात तुम मुझसे बच नहीं सकती। मोना का दिल उन्हें देखकर खौल रहा था। अजय हैरानी से एक ही जगह देख रहा था। उसके सामने सौम्या बैठी थी जिसे वो सब जगह ढूंढ रहा था। वो उसी के घर में है और उसे पता भी नहीं चला। अजय को अब पूरी बात समझ आ चुकी थी कि रोहन ने जिससे शादी की है वो कोई और नहीं सौम्या ही है। सौम्या ने अभी अजय की ओर ध्यान नहीं दिया था, वो तो रोहन आदि के साथ बहस करने में ही बिजी थी। तभी अचानक से पाली कहती है, मोना, और उठकर उसके ओर बढ़ जाती है। मेरी बच्ची आखिरकार आ ही गई तू। येस मोम, मुझे आपकी बहुत याद आई। मोना को गुस्सा तो आ रहा था पर वो कुछ कर भी नहीं सकती थी क्योंकि सामने नाना जी जो बैठे थे। रोहन और लक्ष्य ने तो आंख उठाकर भी नहीं देखा था, जिससे मोना का पारा हाई हो रहा था। सौम्या ने अपना सर ऊपर उठाकर देखा तो डर कर मारे उसके हाथ चम्मच छूट गया। वो अपनी आंखें फाड़ अजय को देख रही थी जो उसे डेविल लुक दे रहा था। चम्मच गिरने की आवाज सुन रोहन सौम्या को देखता है जिसके चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। रोहन सौम्या से पूछता है, सौम्या क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना? हाँ हाँ मैं ठीक हूँ, वो मैं घायल नहीं था इसलिए वो मुझसे छूट गया। सौम्या खुद को डरने से रोकने की पूरी कोशिश कर रही थी। अजय सौम्या को देखते हुए अपने रूम की ओर बढ़ जाता है। मोना भी अपने रूम की ओर बढ़ जाती है। कुछ ही देर में मोना अपने कपड़े चेंज कर रूम से बाहर आती है। उसने एक पतली सी ब्लैक कलर की नाइटी पहन रखी थी जिसने उसका पूरा बदन उभर कर दिख रहा था। मोना काफी सेक्सी लग रही थी।
वो चलते हुए लक्ष्य की ओर बढ़ रही थी, मानो अपने मन कुछ खिचड़ी पक रही हो। अदिति का ध्यान जब से मोना आई थी अब से उसी पर ही था, न जाने क्यों पर अदिति को कुछ गड़बड़ लग रही थी। मोना अचानक से लक्ष्य की ओर चलते चलते गिरने का नाटक करती है। इससे पहले कि वो लक्ष्य पर पाती, अचानक से अदिति मोना के हाथ को पकड़कर वही फ्लो पर धक्का दे देती है। आहा! एक जोर की चीख के साथ मोना जमीन पर गिर जाती है। मोना को गिरता देख पाली जल्दी से उसे उठाती है और अपनी जलती निगाहों से अदिति को देखने लगती है। अदिति कहती है, अरे दीदी, आपको लगी तो नहीं ना? कोई बात नहीं दीदी, कभी कभी ऐसा होता है, वैसे आपको लगी तो नहीं ना? पाली कहती है, अदिति, अगर तुम्हें इतनी फिक्र हो रही है तो तुम इसे उठाने क्यों नहीं आती? अरे आंटी, आप भी कैसी बात कर रही है? आपको दिख नहीं रहा कि मैं डिनर कर रही हूँ? ऐसे में मैं कैसे उन्हें उठा सकती हूँ? पाली गुस्से से कहती है, तुम। तभी नाना जी जोर से कहते हैं, पाली, ये क्या बकवास कर रही हो तुम? वो कोई छोटी बच्ची थोड़ी है जिसे सब संभालने जाएंगे, और वैसे भी अदिति ने कुछ किया भी नहीं तो फिर वो उसे क्यों उठाएगी? पापा जी, आपने नहीं देखा क्या? इस अदिति ने ही मोना को धक्का दिया है। अपनी जबान को लगाम दो पाली और चुपचाप डिनर करो। इससे आगे वो कुछ कहती है। मोना कहती है, माँ मैं ठीक हूँ, चलिए हम डिनर करते हैं, और अपनी माँ की ओर देख शांत रहने को बोलते हैं। पाली अपने गुस्से का घुट पीते हुए चुप हो जाती है और कुछ नहीं कहती। लक्ष्य मन ही मन बहुत खुश हो रहा था। रोहन और आदि का भी यही हाल था। उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी अदिति मोना की इस तरह से बेइज्जती कर देगी। पाली मोना को उठाकर खड़े करती है और अपनी कुर्सी में ले जाकर बैठा देती है और खुद उसके बगल में बैठ जाती है। अजय ने पहले ही अब देख लिया था, उसे गुस्सा तो बहुत आ रहा था पर वो अभी कुछ कर नहीं सकता था। अजय भी पाली के बगल में जाके बैठ जाता है और सौम्या को ही ऊपर से नीचे तक देख रहा था। सौम्या ने अपने कपड़े चेंज नहीं किए थे, उसने सुबह वाली आदि ही पहन रखी थी। अजय उसे अपनी हवस भरी निगाहों से देख रहा था। सौम्या अपना सर नीचे झुकाकर अपना डिनर कर रही थी। उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी ऊपर देखने की, उसकी भूख अब तक मिट चुकी थी। सौम्या जल्दी से अपना डिनर कर वहां से उठकर चली जाती है और अपने रूम में जाकर दरवाजा बंद कर लेती है और वहीं बैठकर अपने सर कर अपने घुटने में छुपाकर रोने लगती है। उसे बहुत डर लग रहा था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। नीचे सभी अब तक डिनर कर चुके थे। रोहन भी जल्दी से ऊपर जाना चाहता था, उसे लग रहा था सौम्या के साथ कुछ तो गड़बड़ है। अचानक से ही वो डरी सी लग रही थी और फिर जल्दी ही अपना डिनर खत्म कर बिना कुछ बोले ही ऊपर चली गई। आदिति भी सौम्या के लिए परेशान हो रही थी। उसने जल्दी से अपना डिनर किया और आदि से कहा, आदि चलो बेटा, मुझे ना आपको कुछ दिखाना है। आदि एक्साइटेड होते हुए कहता है, क्या है मम्मा? आप चलो फिर मैं आपको बताऊंगी। ओके मम्मा। आदि बहुत खुश था अदिति की बात सुनकर। अदिति नाना जी से कहती है, नाना जी हम सब ऊपर जा रहे हैं। हाँ बेटा आप सब जाओ, हम सब कल बात करेंगे, ठीक है? ठीक है नाना जी, गुड नाइट। गुड नाइट बेटा। और फिर आदिति आदि को लेकर ऊपर चली जाती है। लक्ष्य भी उन्हीं के साथ चला जाता है। नाना जी भी अपने रूम की ओर बढ़ जाते हैं और जाते जाते ही कहते हैं, अगर इस बार तुमने उसके साथ कुछ किया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अजय, पाली और मोना गुस्से से उन्हें देख रहे थे। अजय कहता है, मोना वो कहाँ है, अब तक आया क्यों नहीं? पता नहीं डैड, वो क्यों नहीं आया अभी तक? तो उसे आ जाना चाहिए था, मे भी वो कुछ बड़ा सोच रहा है। पाली भी समझ चुकी थी और उसके फेस पर एक शैतानी मुस्कुराहट थी। लक्ष्य आदि और अपने रूम में थे जहां आदि अदिति से कह रहा था, मम्मा आप क्या दिखाने वाली थी? वो बेटा आपका गिफ्ट। तो मम्मा आपको डांस दिखाने वाली है आदि। सच्ची मम्मा? अदिति अपनी आंखें निकालकर लक्ष्य को देख रही थी जो उसे देखकर डेविल स्माइल कर देख रहा था। अदिति तो सौम्या के पास जाना चाहती थी पर यहाँ तो सब उल्टा हो गया। मम्मा बोलो ना। हाँ नहीं तो मुझे नहीं आता डांस। तुम झूठ क्यों बोल रही हो, तुम्हें तो अच्छे से आता है डांस। अदिति घूरकर लक्ष्य की ओर देख रही थी। आप मम्मा प्लीज न चलो, हम टेरेस चलते हैं, हम वहां डेकोरेट करेंगे और फिर पापा और आप डांस, ठीक है? लक्ष्य कहता है, आइडिया काफी अच्छा है आपका, और फिर किसी को कॉल कर ऊपर डेकोरेट के लिए भेज देता है। सौम्या के रूम में सौम्या अब तक सो चुकी थी। रोने के निशान उसके चेहरे पर साफ दिख रहा था। उसने अंदर डोर लॉक किया हुआ था लेकिन रोहन को पासवर्ड पता था, इसलिए वो दरवाजा खोल अंदर आता है और सौम्या को देखता है जो साड़ी में ही सो गई थी। रोहन उसके पास जाता है और उसके साड़ी को निकालता है और उसे अपना टी शर्ट पहना देता है और खुद भी चेंज कर उसके बगल में आकर लेट जाता है और उसे अपनी बाहों में भर लेता है। अब जाकर सौम्या के दिल में एक सुकून का एहसास हुआ था, वो भी रोहन को कसकर गले लगा लेती लेती। नीचे मोना किसी से कॉल पर बात कर रही थी, तुम कब आ रहे हो? तभी आदमी कहता है, उसे आज जी भर कर हंसने दो, कल उसकी जिंदगी में एक नया तूफान आने वाला है, इसलिए आज उसे बेफिक्र रहने दो। और फिर शैतानी हंसी हंसने लगता है जिससे किसी की भी रूह कौंप जाए। मोना भी उसकी बात सुन हंसने लगती है।
आखिर कौन है ये जो आने वाला है और अब आगे क्या होगा, ये कहानी किस मोड़ पर आएगी, जानने के लिए बने रहिए मेरे यानी कबीर के साथ। ऊपर छत पर अब तक नौकरों ने छत को डेकोरेट कर दिया था। उन्होंने छत को गुलाब के फूलों से सजाया था और रंग बिरंगे लाइट लगे हुए थे। लक्ष्य ने सभी प्रोफेशनल्स को बुलाया था, जिस कारण से सभी चीजें बहुत जल्दी हो गई थी। पूरा छत बहुत सुंदर लग रहा था, मानो स्वर्ग धरती पे ही आ गया हो। अदिति, लक्ष्य और आदि सभी छत पर अब तक पहुंच चुके थे। आदि ने अपना नाइट सूट पहन रखा था और अदिति ने साड़ी नहीं बदली थी। लक्ष्य भी फॉर्मल लुक में ही था और काफी हैंडसम लग रहा था। अदिति और आदि डेकोरेशन को देख बहुत बहुत खुश थे। वाओ मम्मा, ये कितना अच्छा लग रहा है, और फिर भागकर इधर उधर देखने लगता है। अदिति भी अपनी चमकती आंखों से सभी चीजों को देख रही थी। उसने अपनी जिंदगी में पहली बार ऐसी चीजों को देखा था। वाह कितना सुंदर है ये, मैंने तो ऐसा कभी अपने सपने में ही नहीं सोचा था कि कोई स्वर्ण को धरती पर भी ला सकता है। अदिति अपने में ही मस्त थी और लक्ष्य अदिति को ही देख रहा था, जिसके चेहरे पर चमक साफ दिख रही थी। अदिति को खुश देखकर लक्ष्य कहता है, तुम्हें ये पसंद आया? अदिति चहकते हुए कहती है, हाँ ये बहुत सुंदर। और गिर इतना कहकर लक्ष्य की ओर देखती है जो उसके बिल्कुल पास में खड़ा था। लक्ष्य को देखकर अदिति की आंखें खुद ब खुद नीचे हो जाती है। लक्ष्य अदिति की यूं शर्माता देख अपनी एक उंगली से उसके चीन को ऊपर करता है। अदिति अपनी आंखें खोले लक्ष्य को ही देख रही थी। मैंने इतना कुछ किया है, क्या मुझे इनाम नहीं मिलेगा? अदिति कंफ्यूजन में लक्ष्य को देख रही थी। लक्ष्य अदिति को देख स्माइल करता है और उसे होठों की ओर बढ़ने लगता है। अदिति लक्ष्य को धक्का देकर कहती है, लक्ष्य जी ये आप क्या कर रहे हैं, अगर आदि ने देख लिया तो? लक्ष्य अदिति के धक्का देने से उससे थोड़ा दूर हो गया था। अदिति लक्ष्य के साइड से जैसे ही जाने को होती है, लक्ष्य उसके हाथ को पकड़ाकर अपने सामने कर लेता है और उसके कमर को पकड़कर खुद से चिपका लेता है। लक्ष्य बिना किसी वार्निंग के उसके मुलायम होठों पर अपने सख्त होठों को रख देता है और उसे किस करने लगता है। अदिति अपनी आंखें फाड़े लक्ष्य को देख रही थी। उससे ये डर लग रहा था कि कहीं आदि न आ जाए। अदिति को कोई रिस्पॉन्स न देता देख लक्ष्य उसके होठों को काट लेता है, जिससे अदिति दर्द से कराह उठाती है। अदिति फॉक्स आवर किस ओके और फिर दोबारा से उसे किस करने लगता है। अब अदिति भी लक्ष्य को किस करने लगती है। अदिति का साथ पाकर लक्ष्य उसे खुद से इस कदर सटा लेता है जैसे कि अगर उसने उसे ढीला छोड़ दिया तो वो फिर भाग जाएगी। दोनों किस कर ही रहे थे कि उधर से आदि के चीखने की आवाज सुनाई दी। आदि की आवाज सुनकर अदिति लक्ष्य को खुद से दूर कर तुरंत उस ओर भागती है जहां से आदि की आवाज आई थी। लक्ष्य भी जल्दी से उस ओर भागता है। अदिति जल्दी से आदि के पास पहुंचकर उसे गले लगा लेती है और उससे देखते हुए कहती है, आदि बच्चे चिल्लाए क्यों, क्या हुआ, आप ठीक तो हो ना, आपको कहीं लगी तो नहीं ना? और फिर इधर उधर देखने लगती है। आदि को अब पछतावा हो रहा था कि उसकी वजह से उसकी मम्मा इतना डर गई। आदि अदिति के गालों को पकड़कर कहता है, मम्मा मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं उसे देखकर चीखा था, और अपनी उंगली से इशारा करता है जहां पर एक बड़ा सा स्विमिंग पूल था और उसके बीच में घर बना हुआ था और उसके अंदर जाने के लिए रास्ता भी था और उसे फूलों से सजाया गया था जो व्हाइट और रेड रोज में था। सच में वो बहुत सुंदर लग रहा था। अदिति आदि को सही सलामत देख चैन की सांस लेती है और लक्ष्य आदि को घूर कर देख रहा था। लक्ष्य आदि को देख कहता है, आदि आप बहुत शरारती हो गए हो, देखा आपकी वजह से आपकी मम्मा कितना परेशान हो गई थी। आदि अपना सिर झुका कर कहता है, आई एम सॉरी डैड, सॉरी मम्मा। अदिति कहती है, बेटा कोई बात नहीं, आपको सॉरी बोलने की कोई जरूरत नहीं है, चलिए हम उस पूल वाले घर में जाते हैं। और फिर आदि को अपने गोद में उठाकर उस ओर चली जाती है। उन्होंने लक्ष्य को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया था। लक्ष्य को गुस्सा तो आ रहा था पर वो अपनी पत्नी और बच्चे को कुछ कह भी नहीं सकता था। वो अपने गुस्से का घुट पीते हुए उनके पीछे चला जाता है। लक्ष्य आदि और अदिति को यही सरप्राइज तो दिखाना चाहता था, लेकिन आदि ने पहले से ही इस देख लिया था। आदि और अदिति पूल से होते हुए अंदर की ओर जा रहे थे। घर के अंदर एंटर करते ही उनके ऊपर फूल गिरने लगते हैं, जिसे देख आदि बहुत खुश था। आदि से ज्यादा खुश तो अदिति थी, पर वो दिखा नहीं रही थी। अब सभी अंदर पहुंच चुके थे। अंदर के डेकोरेशन को देख अदिति का मन तो खुशी से नाचने का कर रहा था। ये एक ग्लास का बना छोटा सा घर था, हल्की बाहर से छोटा दिख रहा था पर अंदर से काफी बड़ा था। उसमें कम से कम 2 लोग आसानी से रह सकते थे और उनके अलग रूम भी थे। आदि सामने देखता है जहां पर नीचे गद्दे रखे हुए थे, उसके सामने एक छोटा सा स्टेज था जहां पर आदिति डांस करने वाली थी। आदि अपनी के गोद से नीचे उतरकर उस गद्दे वाले जगह पर जाकर बैठ जाता है और आदिति से लगता है, मम्मा अब आपकी बारी की, आप हमें डांस दिखाएंगी। अब जाकर अदिति को ध्यान आता है कि डांस करना है, जो कि उसे आता नहीं था। अदिति लक्ष्य की ओर बेबसी से देखती है तो लक्ष्य कहता है, मुझे मत देखो और जाकर डांस करो, ये सब आपकी गलती है, मुझे डांस नहीं आता इसलिए मैं नहीं करूंगी।
लक्ष्य अदिति के गालों को अपनी एक उंगली से छूते हुए सेडेक्टिव टोन में कहता है, क्या तुम आदि को नाराज करना चाहती हो? हम। अदिति लक्ष्य के हाथों को पकड़कर कहती है, आप अच्छा ठीक है, मैं कोशिश करूंगी। आदि अदिति का डांस देखने के लिए काफी एक्साइटेड था और लक्ष्य उसे चिढ़ाने वाले लुक के साथ देख रहा था, मानो कह रहा हो, आदिति शर्माओ मत, दिखा दो आदि को डांस। आदिति लक्ष्य को घूर जा रही थी। अच्छा आदि, आप एक बात बताओ, क्या मम्मा से पहले डैडी को डांस नहीं करना चाहिए ताकि मुझे थोड़ी हिम्मत मिल सके? हम मम्मा, आप सही कह रहे हो। और लक्ष्य की ओर देख कहता है, डैड आपने सुना न, तो आप अब मना नहीं कर सकते। लक्ष्य अदिति को चालाकी अच्छे से समझ रहा था, पर बेटा मुझे लगता है मम्मा को ये टास्क पहले मिला था तो उनको ये पहले करना चाहिए। जिस पर अदिति भी कहती है, हाँ तो मैंने भी ये नहीं कहा था कि मैं डांस करूंगी। लक्ष्य कहता है, तुमने कहा तो था। तभी अदिति को याद आता है कि उसने सच में हाँ कहा था, वो लक्ष्य की बातों में फंस चुकी थी। आदि अपने मम्मी और डैड को ही देख रहा था। मम्मा डैड, आप दोनों बहस क्यों कर रहे हो? अदिति आदि को देख सॉरी फील कर रही थी क्योंकि वो आदि के सामने लक्ष्य से पहली बार बहस कर रही थी। अदिति कहती है, सॉरी लक्ष्य जी, और सॉरी बेटा, मुझे माफ कर दो, मुझे डैड से ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी। पर कोई बात नहीं, आप अच्छे से बैठो और देखो मम्मा का डांस। लक्ष्य अदिति को ही देख रहा था, जिसके चेहरे पर परेशानी साफ थी क्योंकि वो जानता था अदिति को डांस अच्छे नहीं आता, वो थोड़ा बहुत ही कर लेती है। लक्ष्य कहता है, ओके अब तुम रेडी हो तो मैं म्यूजिक ऑन करता हूँ। अदिति कुछ नहीं कहती, बस अपना सर हाँ में हिला देती है। लक्ष्य उस रूम के लाइट को बंद कर एक कलरफुल लाइट ऑन करता है, जिससे माहौल एकदम रंगीन हो चुका था। बस अब उस माहौल को मनमोहक अदिति को बनाना था। लक्ष्य म्यूजिक प्ले करता है। अदिति पीछे मुड़ती है, उसे बहुत घबराहट हो रही थी, उसे लग रहा था कि वो डांस कर ही नहीं सकती। तभी गाने की आवाज आती है, मनवा लागे। गाने के साथ ही अदिति के पैर थिरकने लगते हैं, जैसे वो नहीं कोई और ही उसे नचा रहा हो। लक्ष्य अदिति के मूव से हैरान था। आदि काफी एक्साइटेड होकर अपनी मम्मा का डांस एंजॉय कर रहा था। मनवा लागे ओ मनवा लागे, लागेरी सावरी लागेरी सावरे, ले तेरा हुआ जिया का ये दावरी। अदिति बस गाने के साथ नाचे जा रही थी और लक्ष्य उसकी परफेक्ट फिगर और कमर को देखे जा रहा था, जो उसे काफी अच्छी लग रही थी और उसे अपनी ओर अट्रैक्ट कर रही थी। लक्ष्य अपना गला सूखता हुआ सा महसूस कर रहा था आदिति को देखकर। तभी अदिति का डांस खत्म होता है और आदि दौड़कर अदिति के पैरों को गले लगा लेता है और खुश होते हुए कहता है, वाओ मम्मा, आप कितना अच्छा डांस करते हो, आप तो सच में एक क्वीन हो। अदिति अपने घुटनों के सहारे बैठकर आदि को गले लगा लेती है और उसके गालों पर किस कर कहती है, आपको पसंद आया? आदि चहकते हुए कहता है, हाँ मम्मा, बहुत बहुत। अदिति आदि को देखकर मुस्कुरा देती है और उधर लक्ष्य बस हैरानी से अदिति को देख रहा था। वो अपने मन में कहता है, जिस लड़की को आज तक क्लासिकल डांस केवल ओल्ड फैशन लगता था, आज वो लड़की उसी डांस को उतनी अच्छी तरह से कर रही है। लक्ष्य आदि और अदिति को देखता है, जो काफी खुश नजर आ रहे थे। लक्ष्य कहता है, आदि अब टाइम हो गया है तुम्हारे सोने का, तो अब से जाओ चलो। पर डैड, बिल्कुल नहीं, अब तुम्हारी कोई चाल यहाँ नहीं चलेगी। आदि अदिति से कहता, मम्मा मुझे और मस्ती करनी है। बेटा देखो अब काफी लेट हो गया है, तो अब आप सो जाइए, ठीक है? आदि मन मार कहता है, ठीक है। अदिति उसे दूसरे रूम में ले जाती है और उसे सुलाकर बाहर आ जाती है। लक्ष्य रूम में जा चुका था। अदिति जब रूम में एंटर करती है तो उसे लक्ष्य कहीं नहीं दिखता। वो उसे इधर से देखने लगती है, तभी उसे बाथरूम से पानी गिरने की आवाज आती है तो वो समझ जाती है कि लक्ष्य शॉवर ले रहा था। आदिति चैन की सांस लेती है और सीधे जाकर बेड पर लेटकर सो जाती है। और वैसे भी आज दिन भर जो कुछ हुआ उसकी वजह से वो काफी थक चुकी थी। इस बेड पर लेटते ही नींद आ जाती है। कुछ ही देर में लक्ष्य शॉवर लेकर बाहर आता है, तब वो अपने सामने बेड पर सो रही अदिति को सोता हुआ देखता है, जिसके चेहरे पर थकान साफ दिख रही थी। लक्ष्य वही बने क्लोसेट की ओर जाता है और अपने कप से बदलकर वापस आता है और फिर अदिति के बगल में जाकर लेट जाता है। लक्ष्य अदिति के गालों पर अपने ठंडे हाथों को रखता है, जिससे अदिति थोड़ी कसमसाने लगती है। लक्ष्य अदिति के होठ को देखकर अपना आपा खो रहा था। अदिति के होठ बिल्कुल मुलायम चेरी की तरह लग रहे थे। लक्ष्य आगे बढ़कर अदिति के सॉफ्ट होठों पर अपने सख्त होठ रख देता है और उसे किस करने लगता है। अदिति पूरी तरह सो चुकी थी क्योंकि वो आज दिन भर थकी हुई थी। अदिति अपने पास किसी अपने के होने का एहसास हो रहा था। सपने में होने के बावजूद भी अदिति को अपने पास लक्ष्य के होने का एहसास हो रहा था। लक्ष्य काफी देर तक अदिति को किस करता रहता है, मानो वो कोई उसकी फेवरेट जूस हो जिसे वो छोड़ना ही नहीं चाहता था। काफी देर तक किस करने के बाद लक्ष्य अदिति के होठों को छोड़ देता है और उसे अपनी बाहों में भरकर सो जाता। सुबह का वक्त, रोहन और सौम्या का रूम। सौम्या रोहन को गले लगाए सो हुई थी। उसे रोहन के बाहों में बहुत सुकून मिल रहा था।
रहन सौम्या बड़े प्यार से देख रहा था, वो उसके माथे पर और बालों को हटा कर कहता है, सोते वक्त कितनी प्यारी लगती है ये बंदरिया। और कुछ सोचते हुए, ना जाने कल इसे हो क्या गया था, ये बहुत अजीब सा बर्ताव कर रही थी, क्या हुआ होगा इसके साथ, पर ये मुझे बता क्यों नहीं रही है, अगर मैं इससे पूछूंगा तो भी ये मुझे बताएगी नहीं। रोहिन कुछ सोचकर सौम्या के माथे पर किस करता है और उसे अपने दूर कर बाथरूम चला जाता है। मोना का रूम। हे, तुम आ रहे हो ना? हाँ, मैं आ रहा हूँ, अगले 2 घंटे में मैं सबकी मौत बनकर इस घर में आने वाला हूँ। हाँ ओके, तुम जल्दी आओ। वो आदमी कहता है, तुम्हें याद है ना तुम्हें क्या करना है? हाँ, मुझे अच्छे से याद है कि मुझे क्या करना है, तुम चिंता मत करो। मोना कॉल कट करती है और कहती है, अदिति अदिति, अब देखना मेरी जान तुम्हारे साथ क्या होता है। और फिर एक शैतानी हंसी हंसने लगती है। लक्ष्य पहले ही उठ चुका था और वो अपने जम गया हुआ था। असे ताड़ी को गले लगाए सोई हुई थी, क्योंकि रात में ही आदि उनके रूम में आ गया था। उसे अपनी मम्मा के बिना नींद ही नहीं आती थी। कुछ ही देर में अदिति कसमसाते हुए आंखें खोलती है तो उसके आमने उसका छोटा सा प्यारा सा बेटा अपनी गजरी नींद में सोया हुआ था। ओह, मेरा बच्चा कितना प्यारा है, मेरे बच्चे को किसी की नजर न लगे, इतना कहकर उसके माथे पर किस कर लेती है और फिर खुद के कपड़ों को सही कर आदि को अपनी गोद में उठा लेती है और गिर नीचे की ओर चले जाती है। अदिति आदि को अपने रूम में अच्छे से सुला देती है और फिर खुद बाथरूम में फ्रेश होने चली जाती है। कुछ ही देर में अदिति फ्रेश होकर बाहर आती है और ब्रेकफास्ट रेडी करने के लिए नीचे चली जाती है। अदिति को किचन में देखकर सभी नौकर हैरान रह जाते हैं। वो अपने मन में कहते हैं, हे भगवान, क्या अदिति मैडम को खाना बनाना आता भी है? उन्होंने तो कभी अपनी लाइफ में किचन में कदम नहीं रखा, तो फिर आज वो यह क्या करने आए हैं? अदिति में मैके में सभी को पता था कि अदिति ने आज तक किचन में कदम नहीं रखा था, लेकिन उन्हें ये बात पता नहीं थी कि ये अदिति नहीं माही है। इससे भी ज्यादा हैरान तो वे तब हो गए जब उन्होंने अदिति ब्रेकफास्ट रेडी करते देखा। उनके नाक तक भी अदिति के बनाए स्नैक्स की खुशबू जा रही थी, जिसे संग कर ही वे अंदाजा लगा रहे थे कि वो कितने टेस्टी बने हैं। अदिति अभी नौकरों को देखती है जो उसे अजीब नजरों से देख रहे थे। आप सब मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? क्या मैंने कुछ गौर किया है? सभी अदिति की बातों को सुनकर कहते हैं, नहीं नहीं मैडम, वो हम तो। हाँ, देखिए तो आप सब कितना डर गए हैं। अरे मैं तो मजाक कर रही थी। वैसे आप मुझे बता, साइट है चीन कहाँ है? सभी नौकर अदिति की बातों में एक अलग सा लगाव महसूस कर रहे थे, जैसे वो अदिति ना होकर कोई और हो। अरे आप लोग कहाँ खो गए? मैंने पूछा, चीनी कहाँ है? अदिति बहु प्यार से उनसे पूछ रही थी। मैडम यहाँ पर है चीनी। धीरे धीरे अदिति सभी लोगों के साथ एकदम घुल मिल गई थी। सभी लोगों को ये वाली अदिति बहुत पसंद आ रही थी। वे सभी एक लिमिट में ही रहकर अदिति से बात कर रहे थे, क्योंकि वे अपनी मैडम की और उनके बॉस की काफी इज्जत करते थे। असित नेकरों के साथ नाश्ते को डाइनिंग टेबल पर लगवा रही थी। इतने में ही उसे कुछ याद आता है और वो ऊपर की ओर बढ़ जाती है। रूम में पहुंचते ही वो देखती है कि आदि अभी भी सोया हुआ है। वो आदि के पास जाकर कहती है, आदि बेटा उठा जाओ, देखो अब तो 7 भी बज चुके हैं। आदि झपकी लेते हुए उठता है और अपनी मम्मा के गले लग जाता है। गुड मॉर्निंग मम्मा। अदिति स्माइल करते हुए कहती है, गुड मॉर्निंग बेटा, चलो अब उठ जाओ, मैंने ना आपके लिए आपके फेवरेट स्नैक्स बनाए हैं। आदि चहकते हुए कहता है, क्या आप सच कह रहे हो? हम बिल्कुल, तो अगर आपको स्नैक्स खाने हैं तो आप जल्दी से रेडी हो जाओ और नीचे आओ। ओके मम्मा। फिर कुछ याद कर कहता है, लेकिन मम्मा। हाँ बेटा, क्या हुआ? मैं तो अभी चाय सा ही, तो मैं इतने ऊपर ब्रश कैसे कर पाऊंगा? आप चलो ना मेरे साथ। ओ अदिति कुछ बोल भी पाती कि तभी लक्ष्य रूम में आते हुए कहता है, कोई जरूरत नहीं है आपको, ब्रश मैं करा दूंगा, तो आप अब मम्मा को परेशान करना बंद करो। डैड मैं आपके साथ नहीं जाऊंगा, मैं मम्मा के साथ जाऊंगा। अदिति लक्ष्य की आवाज सुन उसे पीछे मुड़कर देखती है तो पाती है लक्ष्य बिना शर्ट के है और अभी अभी जिम से वर्कआउट करके आने के बाद उसकी हाइट बहुत अट्रैक्टिव लग रही थी और उसके 8 पैक्स उसके बॉडी के हॉटनेस को अच्छे से बढ़ा रहे थे। अदिति लक्ष्य की बॉडी को देखकर मदहोश सी हो जाती थी हमेशा। अदिति का ध्यान खुद पर आता देख लक्ष्य आदि को देख एक आई विन कर देता है, जिससे आदि का छोटा सा चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। लक्ष्य आदि को बिना कुछ बोलने का मौका दिए हो उसके पास चला जाता है और उसे बाथरूम में लेकर घुस जाता है। आदि बस चिल्लाता रह जाता है। अदिति अपनी होश में आते हुए कहती है, अदिति इतनी पगल है तू, और अपना सिर झटक कर नीचे चली जाती है। अब तक वहां कोई नहीं आया था। तभी अचानक से अदिति को सौम्या का ख्याल आता है कि कल वो अचानक से ऊपर चली गई थी और वो काफी परेशान भी लग रही थी। अदिति ऊपर जाने का सोचती है, आगे बढ़ने लगती है कि तभी वो किसी से टकरा जाती है कि तभी कोई उसे उसके कंधे से पकड़ लेता है। मोना अपनी माँ को बता रही थी कि वो आ गया है, जिसे सुन पाली शैतानों की रह खुश हो रही थी।
और अजय के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। अचानक से गिरने के डर से अदिति ने अपनी आंखें बंद कर रखी थी। जब उसे ये एहसास होता है कि वो गिरी नहीं है और किसी ने उसे पकड़ कर रखा है, तब वो झट से अपनी आंखें खोलती है और तुरंत उस इंसान से दूर हो जाती है। वो इंसान जो अचानक से अदिति को देख मानो खोसा गया था, अचानक से अदिति के दूर जाने से होश में आता है और अपने हाथों को देखने लगता है जिससे उसने अदिति को पकड़ कर रखा था। अदिति को उस इंसान के पास से एक नेगेटिव वाइब आ रही थी, वो वहां से जल्दी से जाना चाहती थी। अदिति कहती है, माफ कीजिएगा, मैंने आपको देखा नहीं, इस मैम मैं आपसे टकरा गई। इतना कहकर अदिति वहां से जाने होती है कि तभी वो इंसान उसे रोकते हुए कहता है, हे अदिति, तुम ऐसे क्यों बिहेव कर रही हो जैसे कि तुम मुझे जानती ही नहीं। अदिति कंफ्यूजन में उसे देखती है, माफ कीजिएगा, मैंने आपको नहीं पहचाना। ओह रियली, हम तो अब तुम मुझसे इतना नाराज हो कि तुम मुझे पहचानने से भी इनकार कर रही हो। देखिए, आप जो भी है मुझे जाने दीजिए क्योंकि मैं आपको सच में नहीं जानती हूँ। वॉट? अदिति, मैं स्टीफन हूँ। स्टीफन, क्या अब तुम्हें कुछ याद आया? अदिति दोबारा कहती है, देखिए मैं आपको नहीं जानती। अदिति वहां से निकलने होती कि तभी स्टीफन अदिति का हाथ पकड़ लेता है और जैसे ही उसे गले लगाने को होता है, कोई उसे पीछे खींचकर दूर धकेल देता है। अचानक हुए इस इंसिडेंट से स्टीफन संभल नहीं पाता है और डर जाकर गिर जाता है। अदिति भी अचानक हुए इस इंसिडेंट से चौंक जाती है। जब वह सामने देखती है तो वहां उसे लक्ष्य नजर आता है जो गुस्से से स्टीफन को घूर रहा था। लक्ष्य को इस कदर गुस्से में देख अदिति डर जाती है। लक्ष्य स्टीफन का कॉलर पकड़ते हुए कहता है, जब वो कह रही है कि वो तुम्हें नहीं जाती तो तेरी हिम्मत कैसे हुई उसे छूने की। स्टीफन लक्ष्य को देख एक सरकास्टिक टोन में कहता है, तुमने मेरी हिम्मत देखी ही कहा है मिस्टर लक्ष्य सिंघानिया, अभी तो मैंने उसे लक्ष्य गुस्से में स्टीफन के पैरों पर अपने पैर रखकर उसे बेदर्दी से मसल रहा था। आदि अभी तक नीचे नहीं आया था, वो ऊपर छत पर गया था क्योंकि उसे वहां का डेकोरेशन पसंद आया था, वो उसे दोबारा देखने चला गया था। लक्ष्य ने उसके सर्वेंट्स को भेज दिया था उसकी सेफ्टी के लिए। जब वो नीचे आ रहा था तब उसे अदिति किसी की बही में दिखती है, ये देख लक्ष्य खून खौल रहा था। जब वो उस इंसान को गौर से देखता है तो उसका खून उबलने लगता है। वो गुस्से में जल्दी से नीचे को और जाता है और जब उसे ये एहसास होता कि स्टीफन अदिति को गले लगाने वाला है तब वो स्टीफन को एक ही झटके में पकड़कर पीछे धकेल देता है। अब तक वहां सौम्या और रोहन भी आ चुके थे। सौम्या तो लक्ष्य को देखकर ही डर गई थी। अब तक रोहन को सारा माजरा समझ आ चुका था कि यहाँ कुछ तो गलत हुआ है। अदिति लक्ष्य को रोकते हुए कहती है, लक्ष्य जी आप क्या कर रहे हैं, छोड़िए उसे प्लीज। अदिति लक्ष्य के बाजुओं को पकड़ स्टीफन से दूर करती है। लक्ष्य स्टीफन को छोड़कर आदिति की ओर देखता है जो काफी सारी हुई थी। लक्ष्य स्टीफन को एक और मुक्का मारता है और फिर बिना उसकी ओर देखे ही अदिति का हाथ पकड़ाकर ऊपर ले जाने लगता है। उसने अदिति का हाथ इतनी जोर से पकड़ कर रखा थी, अदिति का हाथ दुखने लगता है पर वो कुछ कहती है। सौम्या अदिति को और बढ़ती है तो रोहन कहता है, कहाँ जा रही हो? वो मैं अदिति, तुम्हें जाने की कोई जरूरत नहीं है भाई, सब संभाल लेंगे समझी। जिस पर सौम्या कुछ नहीं कहती है, रोहन के साथ उसके रूम की ओर बढ़ जाती है। सौम्या को अभी भी इस बात का डर था कि अजय कुछ तो बड़ा सोच रहा है, तभी तो उसने अभी तक कुछ नहीं किया है। क्या हुआ तुम्हें, अब कौन से सपनों के दुनिया में खो गई हो तुम्हें कुछ कहना था ना? सौम्या हकलाते हुए कहती है, हाँ मैं आपसे ये कहना चाहती थी। हाँ जल्दी बोलो, अब सारा दिन तो मैं तुम्हारी में तो नहीं सुन सकता ना। सौम्या रोहन को घूरते हुए कहती है, हाँ तो मैं भी कौन सा ये सारा दिन में करती रहूंगी, वैसे भी मेरे पास आपके साथ बात करने का टाइम नहीं है क्योंकि मैं बहुत बिजी इंसान हूँ। अच्छा तो ये बात है। रोहन सौम्या के एक करीब आ चुका था जिससे सौम्या रोहन को धक्का देते हुए कहती, देखिए आप मुझसे दूर रहिए। रोहन उसके वो दम करीब आ चुका था जिसे देखकर सौम्या ने अपनी आंखें बंद कर रखी थी। जब उसे ये एहसास होता है कि रोहन ने अभी तक उसके साथ कुछ नहीं किया तो वो सामने देखती है जहां रोहन अपना हाथ में लिए सौम्या को देख रहा था। ये देख सौम्या को काफी ऑकवर्ड लगता है। अपनी ऑकवर्डनेस छुपाने के लिए सौम्या सीधे से वॉशरूम में घुस जाती है। रोहन को बड़ी हंसी आ रही थी सौम्या को इस तरह देखकर। आदिति का रूम। लक्ष्य आदिति को रूम में लाते ही बेड पर धक्का दे देता है जिससे आदिति संभल नहीं पाती और बेड पर गिर जाती है। लक्ष्य रूम को अंदर से लॉक कर आदिति की ओर बढ़ता है और उसके ऊपर झुकते हुए उसे अपनी बाहों में भर बाथरूम में ले जाता है और उसे ठंडे शावर के नीचे खड़े कर देता है जिससे आदिति ठंड से कांपने लगती है। आदिति जैसे ही वहां से जाने की होती है, लक्ष्य उसके साड़ी के पल्लू को पकड़कर खींच देता है। आदिति अपने सीने को अपने हाथों से छुपाने की कोशिश कर रही थी, उसे अब लक्ष्य से डर लग रहा था।
लक्ष्य अपने गुस्से की वजह से अदिति के एक्सप्रेशन को देख नहीं पा रहा था। वो आगे बढ़कर अदिति के हाथों को उसके हाथों से हटाता है और उसे पीछे की ओर घुमाकर पलट देता है और उसके ब्लाउज को खोल देता है और अब लक्ष्य के सामने अदिति की मखमली गोरी पीठ थी जिसे देखकर लक्ष्य अपना कंट्रोल खो रहा था। लक्ष्य अदिति की ब्रा को निकाल कर फेंक देता है और फिर नीचे हुए उस इंसिडेंट को याद कर अदिति के पीठ पर शौवा का ठंडा पानी डालने लगता है जिससे अदिति की आह निकल रही थी, पर लक्ष्य को अभी इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। लक्ष्य अदिति के पीठ और कमर पर पानी डालकर रगड़ रहा था जिससे अदिति का गोरा बदन अब लाल हो चुका था। उसके आंखों में अब आंसू आ रहे थे पर वो अभी कुछ कर भी नहीं पा रही थी। जब लक्ष्य को लगता है कि वो अदिति के बॉडी को पूरी तरह से साफ कर चुका है तो वह शौवा बंद कर देता है, अपनी शर्ट निकालकर वही फेंक देता है। अदिति अभी भी अपनी आंखें बंद कर दीवार से लगी हुई थी, उसके चेहरे पर दर्द साफ नजर आ रहा था। तभी अदिति को अपनी पीठ पर नर्म मुलायम होंठ महसूस होते हैं जिससे अदिति की पूरी बॉडी सिहर उठती है। उसे एक ठंडक का एहसास हो रहा था। अभी अभी जो दर्द लक्ष्य ने उसे दिया था अब उसे वो दर्द महसूस नहीं हो रहा था। उसकी जगह अब उस दर्द पर लक्ष्य के होंठ किसी मरहम की तरह काम कर रहे थे। लक्ष्य अदिति की पीठ को बेतहाशा चूमे जा रहा था। आज उसकी किस में एक अलग जुनून था जो ये बताना चाह रहा था कि अदिति सिर्फ उसकी है, सिर्फ उसकी और किसी की नहीं। उस पर हक सिर्फ और सिर्फ हक लक्ष्य का ही है। लक्ष्य शौवा को ऑन करता है जिसके नीचे अदिति और लक्ष्य खड़े थे। अदिति को अब दोबारा से ठंड लगने लगती है इसलिए वो वहां से जाना चाहती थी लेकिन लक्ष्य उसे छोड़ ही नहीं रहा था। अदिति हिम्मत कर बोलती है, लक्ष्य जी। लक्ष्य अदिति के बातों को बीच में काटते हुए कहता है, शुश। और फिर अदिति को देखता देखता है जो ऊपर से पूरी तरह नेक थी। अदिति लक्ष्य को खुद को यूं देखता पाकर अपने सीने को छुपाने की कोशिश करती है। जब लक्ष्य देखता है कि अदिति क्या कर रही है तो वो अदिति हाथों को उसके सीने से हटाकर उसके पीछे कर देता है जिससे अदिति चाहते हुए भी अपने आप को कर नहीं कर पा रही थी। लक्ष्य अदिति के नेक पर किस कारण स्टॉर्ट कर देता है। वो उसके नेक पर किस के साथ 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 बाइट भी कर रहा था जिससे अदिति सिसक रही थी। लक्ष्य अदिति के नेक से होते हुए उसके सुंदर ब्रेस्ट की ओर बढ़ रहा था। लक्ष्य अदिति के चेस्ट पर अपने होंठ चलाने लगता है। वो उसके चेस्ट को अपने मुंह में भरसक और बैठ कर रहा था और उसका एक हाथ उसके अदिति के थाई को सहला रहा था। अदिति की सांसें अब भरी होने लगी थी। लक्ष्य छूना उसे मदहोश कर रहा था। वो भी अब लक्ष्य का साथ देने लगी थी। अदिति के हाथ अब लक्ष्य के बालों पर चल रहे थे। लक्ष्य ने अदिति के पेटीकोट को निकालकर फेंक दिया था। अब तक लक्ष्य ने अदिति के सारे कपड़े उसके बदन से निकाल दिया था जिसका एहसास अदिति को अभी तक नहीं था। लक्ष्य अदिति को देखकर अपना कंट्रोल खोने लगा था। लक्ष्य भी अपने सारे कपड़े निकालकर वही फेंक देता है। अदिति लक्ष्य को देखकर अपनी आंखें शर्म से नीचे कर लेती है। लक्ष्य अदिति को खुद से चिपका लेता है। लक्ष्य और अदिति की बॉडी एक दूसरे से चिपकी हुई थी। उन दोनों की पोजीशन काफी इंटेंस थी जिसमें दोनों अब डूबने को तैयार थे। लक्ष्य अदिति को अपनी ओर उठाकर बाहर ले जाता है। इस बीच भी दोनों की किस ब्रेक नहीं हुई थी। लक्ष्य अदिति को लेकर बेड पर लेटा देता है और उसे किस करने लगता है। दोनों काफी पैसानेट होकर एक दूसरे को किस कर रहे थे कि तभी अदिति को किसी की आवाज आती है। अदिति अपनी आंखें खोलती है तो उसे लक्ष्य के अलावा वहां कोई नहीं दिखता। जब अदिति दोबारा अपनी आंखें बंद करती है तो उसे एक विजन आता है जिसमें आदि छत से गिरने वाला है। अदिति बिना देरी किए अपने आंखें खोलती है और लक्ष्य को खुद से दूर कर देती है। लक्ष्य अचानक अदिति के धक्का देने से बैठ के एक साइड हो जाता है। उसे समझ नहीं आ रहा था अचानक से अदिति को क्या हो गया जो वो इतनी हड़बड़ी में है। लक्ष्य अदिति के परेशानी वाले चेहरे को देख ये समझ गया था कि कुछ तो हुआ है, इसलिए लक्ष्य बिना देरी किए अपने कपड़े पहन लेता है। अदिति भी क्लोजेट से एक हॉट पैंट और शर्ट पहनकर बाहर आती है जिसमें अदिति बहुत ज्यादा सुंदर लग रही थी, लेकिन अभी इन सब चीजों का वक्त नहीं था, इसलिए अदिति बिना लक्ष्य की ओर देखे ही बाहर दौड़ लगा देती है। लक्ष्य भी जला से अदिति के पीछे जाता है और एक दोनों सीधे छत पर पहुंचते हैं जहां आदि छत के किनार छोर पर खड़ा था। आदि बस चीजों को देख रहा था, उसे ये ध्यान ही नहीं था कि वो कहाँ खड़ा है और वो क्या मुसीबत में पड़ने वाला है। आदि को देख अदिति की सांसें अब मानी थम सी गई थी। लक्ष्य भी काफी डर गया था। आदि को देखकर अदिति हिम्मत कर कहती है, देखिए अगर अभी हमने उसे आवाज लगाया तो वो हड़बड़ा जाएगा और कहीं इस चक्कर में वो नहीं मेरे बच्चे को कुछ नहीं हो सकता। लक्ष्य काफी परेशान हो चुका था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे कि तभी उसे एक आइडिया आता है और वहीं पर पड़े एक सुंदर से गुलाब पर जाता है। लक्ष्य उस गुच्छे को आदि के सामने फेंक देता है जिससे आदि का ध्यान उस ओर जाता है और वो किनारे से हटकर सेंटर की ओर बढ़ता है। अदिति ये देखकर राहत की सांस लेती है। वो लक्ष्य के गले लग जाती है कि अभी उन्हें आवाज आती है, मम्मा डैड आप यहाँ।